स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 10 हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि फिजियोथेरेपी कैसे की जाती है। तो फिजियोथेरेपी के बारे में हम आप लोग को पहले वाले वीडियो में बताए थे कि फिजियोथेरेपी किस तरह से करनी है। वो मरीज की स्थिति और उम्र को देख कर की जाती है, यानी कि शरीर के जकड़न को दूर करने के लिए और मांसपेशियों को फिर से एक्टिव करने के लिए एक्टिव मूवमेंट फिजियोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी तब की जाती है जब व्यक्ति को अनचाहे पैर में खिंचाव या शरीर के किसी भाग में खिंचाव आने के कारण उसे जब असहनीय दर्द महसूस होता है और जब ठीक नहीं होता तब वह फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है। साथ ही कंटिन्यूअस पैसिव फिजियोथेरेपी में मरीज का इलाज हीट से जरिए किया जाता है, जिसमें मशीनों का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो व्यक्ति को शरीर में अनचाहे जगह में जो मोच आते हैं उनका उपचार करते हैं। तो फिजियोथेरेपी क्या है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी हो सकता है कभी भी और किसी दौरान भी हो सकता है, जैसे कि साइकिल चलाने के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव होना भी फिजियोथेरेपी का उदाहरण है। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे, जिसमें से कह रहा है HMPV वायरस रोग क्या है। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि HMPV वायरस जो रोग है वो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन ये भारत में बहुत कम देखने को मिल रहा है, बल्कि चाइना में बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप देखने को मिला है। वैसे इस वायरस के बारे में बात कर लेते तो इनका सबसे पहले या 2001 ईस्वी में नीदरलैंड में देखा गया था। आप लोग इसे नोट करिएगा। नीदरलैंड में सबसे पहले HMPV वायरस देखा गया था। बात कर लेते हैं वायरस क्या है, तो इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो HMPV एक ऐसा वायरस है जो ज़्यादातर लोगों में ऊपरी श्वास पथ के हल्के संक्रमण का कारण बनता है, जो फ्लू से लगभग अपरभेद है। 2001 में नीदरलैंड में पहली बार पहचाना गया। यह वायरस लोगों के बीच सीधे संपर्क से या जब कोई व्यक्ति इससे संक्रमित सतहों को छूता है तब फैलता है। वैसे इस वायरस के बारे में बता देना चाहते हैं तो आप लोग भारत में अभी बेंगलोर और चेन्नई जैसे एरिया में इस वायरस का प्रकोप देखने को मिला है और सब छोटे बच्चियों में देखने को मिला है। वहीं इस वायरस के बारे में अगर यदि हम बात कर ले तो यह वायरस जो कोरोना वायरस के जरिए की तरह ही है और इससे बचाव का तरीका भी सेम उसी प्रकार का है। जैसे अगर कोई व्यक्ति को इस वायरस से पीड़ित है तो उसे अपने आने की आइसोलेशन के लिए अपने घर में के किसी एक कमरे में रहना चाहिए। इसके अलावा खांसी जुकाम या फिर खांसने के दौरान में मुंह को ढक कर खांसना चाहिए ताकि संक्रमण जो है बाहर ना निकले और किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना आ जाए। इसके अलावा साबुन से बार बार हाथों को धोना चाहिए और लोगों से दूरियां बनाकर रखने चाहिए और अपने स्वास्थ्य का के प्रति विशेष ध्यान दें। तो ये है HMPV वायरस से बचाव का तरीका। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि पोलियो वैक्सीन क्या है। तो पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट सेविन ने सन 1961 में किया था और पोलियो वैक्सीन में विशेष प्रक्रिया द्वारा निष्क्रिय किए गए पोलियो के जीवित विषाणु होते हैं। इस विशेष प्रक्रिया में पोलियो विषाणु की बीमारी पैदा करने की क्षमता समाप्त कर दी जाती है, परंतु ये पोलियो बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। वहीं पल्स पोलियो टीकाकरण क्या है, इसके बारे में बात करें तो पल्स पोलियो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक टीकाकरण अभियान है, जिसका उद्देश्य भारत में पोलियो माइलाइटिस यानी कि पोलियो को खत्म करना है। वहीं पोलियो की कितनी खुराकें दी जाती है, तो 3 खुराक दी जाती है। आप लोग को पता होना चाहिए। वैसे 2 बूंद भी दिए जा सकते हैं, लेकिन 3 बूंद जो होते हैं 99% कारगर होते हैं। पोलियो का टीका यानी कि टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत कब की गई, तो 1995 में की गई थी। आप लोग इसे भी नोट करिएगा। भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत 1995 में की गई। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न होगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अपशिष्ट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो अपशिष्ट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, प्रश्न हमारा कह रहा है क्योंकि अपशिष्ट प्रबंधन का तात्पर्य हमारे द्वारा उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा को कम करना और विद्यमान अपशिष्ट के प्रभाव को न्यूनतम करना है। इसलिए यह चक्रीय अर्थव्यवस्था की संरचना में पूरी तरह से फिट बैठता है।
जिसमें उत्पादों और सामग्रियों को उनके जीवन चक्र के अंत में पुनः उपयोग में लाया जाता है। तो अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि जो कचरे हैं, कचरे का प्रबंधन हमें किस रूप में करना चाहिए। तो अपशिष्ट प्रबंधन कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमारे घरेलू अपशिष्ट होते हैं, इसके अलावा फिर अस्पतालीय अपशिष्ट होते हैं, इसके अलावा फिर हमारा जो सामूहिक सामाजिक अपशिष्ट, अस्पताल से अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि रोगी के इलाज के दौरान में यूज होने वाले रुई वगैरह हो गया, ब्लड निकलने वाले उनके शरीर से ब्लड, तरल पदार्थ, इसके अलावा सिरिंज और दवाइयाँ, एक्सपायरी दवाइयाँ, ये सभी क्या हमारा अपशिष्ट पदार्थ हैं। घरेलू कचरे में जैसे कि सब्जियाँ, फल फूल इत्यादि से निकलने वाले कचरे, ये सभी क्या हमारा अपशिष्ट प्रबंधन का उदाहरण है। तो इन सभी का बचाव करना ही क्या कहलाता है, इन सभी से यानी इन सभी को सही पूर्वक आने की निपटारा करना ही हमारा अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। आगे हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 5, जिसमें से कह रहा है कि अस्पताल से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो आप लोग को पता है कि अस्पतालों से निकलने वाले जो जैविक कचरे होते हैं, जैसे कि मानव के इलाज के दौरान में कटे छटे जैविक पदार्थ, इसके अलावा और भी जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका है भस्मीकरण, यानी कि उसको जला देना, अर्थात हानिकारक अपशिष्टों को जलाकर राख कर देना। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक अपशिष्टों के निपटान का सर्वोत्तम तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है। वहीं हैंड वॉश दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, 15 अक्टूबर को हैंड वॉश दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। कह रहा संक्रमण रोग क्या है। तो बच्चों संक्रमण रोग के बारे में बात करते हैं। तो संक्रमण रोग जो किसी न किसी रोगजनित कारकों यानी रोगाणुओं जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होते हैं। संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोगों के उदाहरण हैं। साथ ही आप लोग को बता देने चाहते हैं कि जो वायरस से फैलने वाला बीमारी हमारा कोरोना हो जाएगा। इसके अलावा हैजा जो है वो दूषित जल और दूषित भोजन से ग्रहण करने से होता है। चेचक जिसको चिकन पॉक्स भी कहा जाता है, आप लोग को पता ही है। मलेरिया जो कि हमारे मच्छर को काटने से होता है। टाइफाइड तो दूषित पानी पीने से होता है। आप लोग हमें कमेंट में लिखें इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है। तो ये सभी क्या है, संक्रामक रोग का उदाहरण है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्पताल में जीडीए की क्या भूमिका है। तो एक जीडीए अस्पताल के फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट के रूप में या केंद्रीय टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में तैनात किया जाता है। व्यक्ति को अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल टीमों के सदस्यों के बीच तत्काल कॉल को संभालने और सामुदायिक सेवा प्रदान करने हेतु सौंपा जाता है या फिर जा सकता है। एक संकट में रोगी की देखभाल और मार्गदर्शन करना जीडीए का प्रमुख कार्य होता है। जीडीए यानी कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, इनका काम होता है रोगी का देखभाल करना और रोगी को सहायता करना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अस्पताल के कचरे 4 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो मेडिकल अपशिष्ट बहुत गंभीर है और इसे उचित तरीके से निपटाने की आवश्यकता है, यानी कि मेडिकल से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनका सही से निपटारा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और इसका अनेक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन यह बिना यह जाने कि आपके पास किस प्रकार का अपशिष्ट है और मैरीलैंड मेडिकल अपशिष्ट निपटान कंपनी के साथ काम किए बिना यह मुश्किल हो सकता है। आमतौर पर मेडिकल कचरे के 4 अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला क्या है, संक्रामक है। दूसरा क्या है, खतरनाक। और तीसरा रेडियोधर्मी, चौथा सामान्य। ये 4 प्रकार के हमारे जो है अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और इनका उपचार करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्न को लेकर आएंगे। धन्यवाद।